जय हिंद दोस्तों, मैं संदीप आपके अपने चैनल द एजुकेशन हब पर आपका स्वागत करता हूं। इससे पहले हमने तमिलनाडु और केरल पढ़ा था। तमिलनाडु और केरल पढ़ने के बाद हमारा जो राज्य थे वो सभी खत्म हो चुके थे। आज हम लोग केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें से दिल्ली कोई खास नहीं है। दिल्ली सिर्फ राजनीति के लिए है, तो दिल्ली में कुछ खास जानने की बात नहीं है। गुजरात में मैंने आपको दमन और दीव के बारे में बताया था, और आज हम अंडमान, पांडिचेरी और लक्षद्वीप के बारे में जानेंगे। और अभी जो हाल में ही खबर आई है कि दादर नागर हवेली और जो क्या नाम है दमन और दीव, वो एक ही केंद्र शासित प्रदेश होने वाले हैं। जम्मू कश्मीर के बारे में मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ। सबसे पहले मैंने जम्मू कश्मीर के ही बारे में पढ़ाया था। पहले जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश था, लेकिन अब उससे जम्मू कश्मीर जो हो गया, क्या हो गया है, अब दो भागों में बट गया है, एक लद्दाख में और जम्मू कश्मीर में। तो वो अब कितने हो गए? 8 हो गए। लेकिन अब जब दमन और दीव और दादर नागर हवेली एक हो जाएंगे तो वो कितने हो जाएंगे? फिर से 7 हो जाएंगे। तो देखिए, हमने जब पढ़ा था तो इधर क्या पढ़ा था? ये वाला हिस्सा केरल था, ये तमिलनाडु। देखिए, ये इधर का हम लोगों ने पढ़ा था। देखिए इधर ये आपका गुजरात हो गया, गुजरात। ये बीच में आपका एमपी हो गया। ये वाला हिस्सा महाराष्ट्र हो गया। ये गुजरात, ये महाराष्ट्र, और इधर देखिए ये महाराष्ट्र हो गया, ये एमपी हो गया, और इधर देखिए एमपी हो गया। इधर आपका केरल हो गया, ये केरल। इधर आपका उड़ीसा हो गया, उड़ीसा। इसके बीच में ही छत्तीसगढ़ है। इधर ये पूरा इधर छत्तीसगढ़ है, ये उड़ीसा हो गया। और इधर आपका ये इधर तेलंगाना हो गया, ये इधर अलग हुआ था तेलंगाना, और इसी में ही जुड़ गया आंध्रा। पहले आंध्रा और तेलंगाना एक ही था। और ये हो गया हिस्सा आपका तमिलनाडु। ये हिस्सा क्या हो गया? तमिलनाडु। तो केरल, आंध्र प्रदेश, केरल, आंध्रा, तमिलनाडु और तेलंगाना। देखिए इधर ही है, बस ये अब इसमें बताना मुश्किल है थोड़ा। ये लगा लीजिए तेलंगाना, ये इधर आंध्र प्रदेश, और ये हिस्सा तमिलनाडु। देखिए केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना। केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और ये महाराष्ट्र। केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना पहले क्या था? एक ही था। और ये तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। ये जो नीचे वाले हिस्से हैं, इनको क्या कहते हैं? द्रविड़ भारत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्रविड़ भारत कहा जाता है। और देखिए यहाँ बीचों बीच से कौन सी रेखा गुजरती है? एक कर्क रेखा गुजरती है। बीचों बीच से कौन सी रेखा? कर्क रेखा गुजरती है। देखिए कर्क रेखा से ऊपर वाले हिस्से को कहते हैं उत्तर भारत, कर्क रेखा से नीचे वाले हिस्से को कहते हैं दक्षिण भारत। तो दक्षिण भारत के हिस्से कौन कौन से थे जिनको द्रविड़ भारत कहा जाता है? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल। और ये वाला जो हिस्सा है, ये इसको इतना काट दीजिए, ये कहलाता है त्रावणकोर। त्रावणकोर, ये क्या कहलाता है? त्रावणकोर। त्रावणकोर। देखिए ये जो हमारा, ये देखिए यहाँ पर है आपका, ये देखिए यहाँ पर है आपका पंजाब। यहाँ पे हो गया पंजाब। पंजाब पहले इधर पाकिस्तान का हिस्सा ही पंजाब कहलाता था। इधर है राजस्थान, और इसी के इधर में है सिंध। क्या है? इधर है सिंध। ये आपका द्रविड़ भारत हो गया, मतलब द्रविड़। ये हो गया, उड़ीसा को कहते हैं उत्कल। उड़ीसा क्या कहते हैं? उत्कल। उत्कल। और इधर वाला हिस्सा पूरा क्या कहलाया? बंगाल। क्या कहलाया? बंगाल। और एमपी में ही मैंने बताया था क्या था? विंध्याचल। यहाँ पे क्या था? विंध्याचल। और ये देखिए विंध्याचल। और ये वाला जो हिस्सा है, ये पूरा हिमालय का भाग है। ये आगे जाके म्यांमार होते हुए इधर आके, मतलब ये पूरा हिस्सा अंडमान निकोबार तक आता है, हिमालय। और इधर है ये वाला हिस्सा यूपी, और इसके बीचों बीच से गंगा निकलती है, और इधर से आके यमुना मिल जाती है। ये गंगा, इधर दिल्ली है, जो यमुना
इधर से आती हुई, और ये यमुना, यमुना ये क्या था, विंध्याचल, विंध्याचल। अब देखिए जो ये हमारा जो नक्शा है, इससे बढ़िया नक्शा किसका था, हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी का। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने नक्शे में पूरे भारत को कैसे समेट लिया। देखिए उनका, देखिए जनगण मन, देखिए उसमें क्या बोला था कि पंजाब सिंध गुजरात मराठा, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा। देखिए पूरा भारत आया कि नहीं आया। सिंध अभी पाकिस्तान में है, लेकिन जिस टाइम पे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था वो पूरा हिस्सा ही भारत के अंदर था। ये क्या है, हिमाचल, क्या है, हिमाचल। तो देखिए पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलति तरंग। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने क्या किया था, पूरा पूरा भारत, मतलब अपने गाने में ही, जनगण में ही पूरा भारत को समेट लिया था। अब सुनिए, रविंद्रनाथ टैगोर जो है वो सैफ अली खान के क्या हैं, नाना जी हैं। सैफ अली खान के कौन है, नाना जी हैं। और सैफ अली खान के पिता का नाम है मंसूर खान पटौदी। क्या नाम था, मंसूर खान पटौदी। वो बहुत ही अच्छे क्रिकेटर थे। मंसूर खान पटौदी क्या थे, बहुत ही अच्छे क्रिकेटर थे। शर्मिला टैगोर ने एक बार उनसे देखा और उनके पास प्रपोजल रखा शादी का। मंसूर खान पटौदी क्या था, पूछे भाई आप कौन हैं, कैसी हैं, तो बताया कि मेरे पिताजी जो हैं क्या है, रविंद्रनाथ टैगोर है। तो मंसूर खान ने भी सोचा चलो भाई अच्छे घर की लड़की है, शादी कर लेते हैं। तो उससे मंसूर खान पटौदी ने किससे शादी कर ली, शर्मिला टैगोर से। उन्हीं से संतान उत्पन्न हुई, कौन, सैफ अली खान। अभी सैफ अली खान की शादी किससे हुई है, अभी करीना कपूर से हुई। इससे पहले उसकी शादी अमृता सिंह से। तो उन्हीं की एक बेटी है जिसका नाम क्या है, सारा अली खान। अभी शायद करीना कपूर दोबारा से प्रेग्नेंट है, उनसे पहले उनका एक बेटा भी है। क्या तो नाम है उसका, नाम मैं भूल गया हूँ। अगर आप लोग को याद हो तो कमेंट कीजिएगा। और अभी एक और शायद बेटा या बेटी होने वाला है उसको। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने ही जनगण में क्या, पूरे भारत को समेट लिया था। चलिए अब देखते हैं हम पांडिचेरी के बारे में। 1674 ईस्वी में फ्रांसिस मार्टिन ने पांडिचेरी की स्थापना की। कब की, 1674 ईस्वी में। 1954 में ये भारत का अंग बन गया। पांडिचेरी की स्थापना किसने की, फ्रांसिस मार्टिन ने। कब की, 1674 में। और 1954 ईस्वी में क्या बन गया, भारत का अंग बन गया। पांडिचेरी जो है, पांडिचेरी 4 भागों में बटा हुआ है। कितने भागों में बटा हुआ है, 4 भागों में। और ये 3 राज्य में है। पांडिचेरी कितने भागों में बटा हुआ है, 4 भागों में बटा हुआ है। और कितने राज्य में है, 3 राज्य में है। कौन कौन से 3 राज्य, एक आंध्र प्रदेश, एक केरला और 2 तमिलनाडु में। मतलब पांडिचेरी के 4 भाग, एक भाग आंध्र प्रदेश में, एक भाग केरला में और 2 भाग कहाँ पे हैं, तमिलनाडु में। तो यहाँ जो आंध्र प्रदेश में है, यहाँ पे देखिए ये आंध्र प्रदेश, यहाँ पे छोटा सा है यनम, यनम, यनम पांडुचेरी, 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 यनम, क्या है, यनम। और तमिलनाडु में भी 2 हैं, एक है कराईकल, कराईकल पांडुचेरी, और एक है पांडिचेरी। एक का नाम क्या है, पांडुचेरी, पांडिचेरी, पुडुचेरी, पांडु ने पुडु, पुडुचेरी, पुडुचेरी। और ये कराईकल, ये भी पुडुचेरी, पुडुचेरी। तो ये कौन कौन से हैं, यनम पुडुचेरी, ये आंध्र प्रदेश में है। तमिलनाडु, ये पुडुचेरी जो मेन पुडुचेरी है, ये कराईकल पुडुचेरी। और इधर केरल में है एक माहे, क्या है, माहे पुडुचेरी। तो पुडुचेरी का सबसे उत्तरी भाग क्या कहलाता है, यनम पुडुचेरी। सबसे दक्षिणी भाग कराईकल पुडुचेरी। और जो पुडुचेरी का मुख्यालय कहाँ है, ये मेन पुडुचेरी तमिलनाडु में। जो पुडुचेरी का जो मेन मुख्यालय है वो कहाँ पे है, तमिलनाडु में। और माहे जो है पुडुचेरी का सबसे छोटा भाग है। माहे क्या है, पुडुचेरी का सबसे छोटा भाग है। पुडुचेरी के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इतना ही है। अब हम आगे समझते हैं। ये मैं पुडुचेरी मिटा देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि मुझे इधर आप देख रहे होंगे ये अंडमान और निकोबार है, इसको समझाना है। तो आपको समझ में आ गया होगा। आंध्र प्रदेश में क्या है, यनम पुडुचेरी।
और तमिलनाडु में 2, पुडुचेरी और कराईकल, सबसे दक्षिणी भाग कराईकल, और केरल में माहे पुडुचेरी। अब देखिए, अब आते हैं हम ये जो वाला ये जो हिस्सा देख रहे हैं आप, ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर। क्या राजधानी है? पोर्ट ब्लेयर। देखिए, मैंने जब आपसे कहा था कि हिमालय जो आता है वो हिमालय यहाँ तक आता है, तो हुआ क्या, जो अगर आपसे क्वेश्चन हो कि हिमालय का सीमांत भाग किसको कहते हैं, तो क्या है? अंडमान निकोबार है। क्या है? अंडमान निकोबार। देखिए, ये यहाँ तक पर्वत था, पानी, जैसे ये जो अंडमान निकोबार है, इधर क्या है? बंगाल की खाड़ी में। अगर क्वेश्चन पूछे कि अंडमान निकोबार कौन सी खाड़ी में है, तो कहाँ पे है? बंगाल की खाड़ी में है। कहाँ पर है? बंगाल की खाड़ी में। तो यहाँ पे पानी होने के कारण इसका क्या हुआ, कुछ भाग जो है हिमालय का छुप गया और ये थोड़ा सा भाग उठा रह गया, जिसको क्या कहा जाता है? अंडमान निकोबार। क्या कहा जाता है? अंडमान निकोबार। अंडमान, देखिए आपको नाम अजीब नहीं लग रहा? अंडमान और निकोबार, ये एक्चुअली में भारत का था ही नहीं। ये किसका था? जापान का था। ये किसका भाग था? जापान का। जापान ने, मतलब जापान का जब युद्ध अमेरिका के साथ हो रहा था, तो अमेरिका के साथ इंग्लैंड भी युद्ध कर रहा था जापान से, तो तब हमने जापान का साथ दिया था। हमने युद्ध इंग्लैंड से किया था और उन्होंने अमेरिका से किया था। तो जापान ने खुश होकर सुभाष चंद्र बोस जी को क्या गिफ्ट दे दिया था? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। इसका नाम जो सुभाष चंद्र बोस ने क्या रख दिया? स्वराज एवं शहीद द्वीप समूह। क्या रखा? स्वराज एवं शहीद एवं स्वराज द्वीप समूह। क्या रखा? शहीद एवं स्वराज द्वीप समूह। तो अंडमान का नाम शहीद हो गया और निकोबार का नाम स्वराज हो गया। तो क्या नाम हो गया? शहीद एवं स्वराज द्वीप। क्या नाम हो गया? शहीद एवं स्वराज द्वीप। अब देखिए, ये वाला जो हिस्सा देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा, इसको बोलते हैं कोको द्वीप। कोको द्वीप, इसको, ये कौन सा हिस्सा है? कोको द्वीप। कोको द्वीप जो है वो जवाहरलाल नेहरू ने किसको दे दिया? म्यांमार को दे दिया गिफ्ट में, कि लीजिए हम देते हैं आपको। किसको दे दिया? म्यांमार को। म्यांमार जो चुट्टा था वो क्या किया? इसको दे दिया किराए पर। कोको द्वीप को दे दिया किस पे? चीन को किराए पे दे दिया कि लीजिए आपसे। चीन ने यहाँ पे अपना, मतलब इस द्वीप पे अपना पूरा सैटेलाइट लगा, लोगों के सब कुछ। अब देखिए, यहाँ पे उड़ीसा में चांदीपुर, आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा। अब सारे रॉकेटों पे नज़र रख ले यहाँ, इसी द्वीप से सारे रॉकेटों पे कोको द्वीप से नज़र रख ले। तो यहाँ पर ये जो कोको द्वीप था, ये नेहरू ने किसको दे दिया गिफ्ट में? म्यांमार को। म्यांमार ने भाड़ा पे दे दिया किसको? चीन को दे दिया। देखिए, कोई भी चीज़ किसी को दी जाती है तो वो संसदीय प्रणाली के थ्रू जाती है, जबकि नेहरू जी ने मतलब अपने मन से ही दे दिया था। किसी भी संसद के किसी भी सदस्य से कोई बातचीत नहीं हुई थी, ना ही कोई हस्ताक्षर नहीं किए गए थे। अगर चाहें तो हम अभी भी कोको द्वीप को वापस ले सकते हैं। कोको द्वीप को वापस, खाली म्यांमार को धमकाने की ज़रूरत है कि भैया कोको द्वीप हमारा वापस लाओ। अगर नहीं भी देता, चलो कोई बात नहीं देता, लेकिन समझ तो जाएगा कि हमारा मकसद क्या है, कि चलो तुम मत दो, रखो, तुम ही रखो, लेकिन चीन को वापस बुला लो। चीन को इसको भाड़े पे मत दो, हटा दो। नहीं तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? यहाँ से एक परमाणु बम छोड़ेगा, पूरा का पूरा द्वीप कहाँ गया? पानी में बह जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन करना नहीं चाहते हैं। क्यों नहीं करना चाहते हैं? देखिए, इस द्वीप को लेके भारत को क्या फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ से वोट नहीं आएंगे, मतलब वोट प्रतिशत है ही नहीं। देखिए, इधर है, इधर पे क्यों ध्यान दिया जाता है? यहाँ से लोगों का वोट, जैसे अब मान लें सिंध को लाना है, 370 देखिए हटाए। जम्मू को लाना था, सिंध को लाना, अब एक बार के लिए सिंध को लाने की सोचो, तो यहाँ वोट बैंक ज़्यादा है, यहाँ वोट बैंक नहीं है। तो इसलिए इधर ध्यान भी नहीं, कोई भी सरकार आती, चाहे भाजपा की हो चाहे कांग्रेस की, वो इस द्वीप पर ध्यान ही नहीं देती है। जबकि हम लोगों को बहुत हानि है यहाँ पे। इस द्वीप के सारी जानकारी चीन को मिल जाती है, पूरा मतलब सैटेलाइट के थ्रू यहाँ के जो पिक्चर है, पिक्चर ले लेता है वो, कि क्या प्रशिक्षण चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, तो बहुत नुकसान है। तो यहाँ पे क्या है? कोको द्वीप है। ये है उत्तरी अंडमान। ये वाला हिस्सा कौन सा है? उत्तरी अंडमान। उत्तरी अंडमान, ये कौन सा हिस्सा है? उत्तरी अंडमान। उत्तरी अंडमान पर एक चोटी है जिसका नाम है सैंडल पीक। उत्तरी अंडमान पे एक चोटी जिसका नाम क्या है? सैंडल पीक। ये उत्तरी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है। उत्तरी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी क्या है? सैंडल पीक। देखिए, ये बीच वाला हिस्सा है मध्य अंडमान। क्या है? मध्य
अंडमान। भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मध्य अंडमान। भारत का सबसे बड़ा द्वीप मध्य अंडमान। और ये है दक्षिणी अंडमान। ये क्या है? दक्षिणी अंडमान। दक्षिणी अंडमान। अंडमान की जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, वो किस पे है? दक्षिणी अंडमान पे ही है। दक्षिणी अंडमान पे क्या है? पोर्ट ब्लेयर है। दक्षिणी अंडमान पे क्या है? पोर्ट ब्लेयर। जो राजधानी अंडमान की, अंडमान निकोबार की, वो किस पे है? दक्षिण अंडमान की। इसी पर है आपका सेल्यूलर जेल। इसी पर क्या है? सेल्यूलर जेल। पहले जो मतलब भारतीयों को पकड़ा जाता था, कि काले पानी की सजा दी जाती थी, वो कहाँ दी जाती थी? मतलब उसको कहाँ भेज दिया जाता था? सेल्यूलर जेल में ही। इसी में थे वीर सावरकर जी। कौन थे? वीर सावरकर। उन्होंने क्या किया, एक कोयला लिया और उस जेल की दीवारों पर स्वतंत्रता संग्राम की पूरी कहानी लिख डाली। मतलब जो मेरठ से सैनिक विद्रोह हुआ था 1857 की क्रांति को, उसका क्या नाम दे दिया? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का नाम देके उसकी पूरी कहानी किस पे लिख दी? सेल्यूलर जेल के दीवारों पे लिख दी। उसी की मांग कर रहे हैं कि उनको क्या मिलना चाहिए? भारत रत्न। इसके अलावा वीर सावरकर जी ने कुछ नहीं किया है, और उसके लिए उन्हें क्या चाहिए? भारत रत्न। अगर वीर सावरकर को भारत रत्न देते हैं तो हमारे भगत सिंह और सुखदेव, राजगुरु, इनका क्या होगा? इनको भी मिलना चाहिए ना। वीर सावरकर ने कुछ नहीं किया, और ये जो हमारे जो शहीद हो गए भारत की आज़ादी के लिए, अपने आप को फांसी पे चढ़ा दिए, तो उनको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? और आप बात करते हैं कि वीर सावरकर को, जिन्होंने सिर्फ एक क्रांति लिखी है, मतलब 1857 क्रांति को स्वतंत्रता संग्राम नाम देके और पूरे दीवार पर लिख दिया, तो उन्हें क्या मिलना चाहिए? मांग किए हुए हैं। लोग बाग भी इस तरह से बह जाते हैं भावनाओं में कि वो भी मांग करने लगते हैं कि नहीं, वीर सावरकर को क्या मिलना चाहिए? भारत रत्न। उनके भारत रत्न बहुत बड़ा सम्मान होता है, वो हर किसी को नहीं दिया जाता है। तो यहाँ पे क्या है? दक्षिणी अंडमान में क्या है? पोर्ट ब्लेयर है। वहीं पे क्या है? सेल्यूलर जेल है। देखिए, ये वाला हिस्सा है आपका, ये है लिटिल अंडमान। ये क्या है? लिटिल अंडमान। दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच के हिस्से को कहते हैं दक्कन पास। क्या कहते हैं? दक्कन पास। लिटिल अंडमान और दक्षिणी अंडमान के बीच के हिस्से को क्या कहा जाता है? दक्कन पास कहा जाता है। देखिए, ये हो गया लिटिल अंडमान, और ये हो गया कार निकोबार। ये क्या हो गया? कार निकोबार। ये लिटिल अंडमान और ये कार निकोबार। लिटिल अंडमान और कार निकोबार को क्या अलग करता है? 10 डिग्री चैनल। लिटिल अंडमान और कार निकोबार को क्या अलग करता है? 10 डिग्री चैनल। देखिए, अगर आपका एसएससी अगर क्वेश्चन पूछता है या रेलवे पूछता है, तो वो पूछेगा कि अंडमान और निकोबार को अलग कौन सा चैनल करता है? 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री, या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर हो जाएगा 10 डिग्री। लेकिन यूपीएससी या बीपीएससी पूछता है तो वो क्या करेगा? वो इतना आसान नहीं पूछेगा। वो बोलेगा कि अंडमान और निकोबार को 10 डिग्री चैनल अलग करता है। 10 डिग्री चैनल अलग करता है। तो अंडमान और निकोबार के उस हिस्से का नाम बताइए जो 10 डिग्री चैनल अलग करता है। तो उसका नाम क्या है? लिटिल अंडमान और कार निकोबार। लिटिल अंडमान और कार निकोबार। देखिए, इसको याद करने का कैसे तरीका है। देखिए, लिटिल अंडमान और कार निकोबार को कौन अलग करता है? 10 डिग्री चैनल। अब सोचिए, 10 लाख में आप कितनी बड़ी गाड़ी खरीद सकते हैं? 10 लाख में कोई खास गाड़ी नहीं आएगी, छोटी आएगी। तो छोटा मतलब लिटिल, और कार मतलब कार। तो 10 लाख में कैसी कार? लिटिल कार। तो लिटिल और कार निकोबार, लिटिल अंडमान और कार निकोबार कौन सा चैनल अलग करता है? 10 डिग्री चैनल अलग करता है। ये देखिए, सबसे जो निकोबार का सबसे निचला हिस्सा है, सबसे नीचा हिस्सा, इसको कहते हैं ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार। क्या कहते हैं? ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार पे ही आपका क्या है? इंदिरा पॉइंट। क्या है? इंदिरा पॉइंट। मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि भारत का अगर दक्षिणतम बिंदु पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट, जो कहाँ पर है? ग्रेट निकोबार में। लेकिन अगर ये कह दे कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु क्या है, तो वो क्या हो जाएगा? कन्याकुमारी। वो क्या हो जाएगा? कन्याकुमारी। तो ये क्या हो गया? ग्रेट निकोबार। इसी पे क्या है? इंदिरा पॉइंट है। इसी पे क्या है? इंदिरा पॉइंट है। देखिए, अंडमान की जो वन है, यहाँ पे जो वन पाए जाते हैं वो सदाबहार वन है। कैसे वन है? सदाबहार। अब देखिए, सदाबहार वन का मतलब समझिए। सदाबहार वन का मतलब
सिर्फ ये नहीं होता है कि वहाँ पतझड़ नहीं आएंगे, मतलब वहाँ के वन सदे हर एक जो वन है वो हरा भरा रहेगा, ऐसा नहीं होता है। होता क्या है कि यहाँ इतनी मात्रा में वन है कि अगर मान लीजिए 100% में से क्या होता है 10% में पतझड़ आता है, बाकी सारे ठीक रहते हैं। फिर क्या होता है कि जब उसमें वो ठीक होता है तो फिर इधर के 10% में, मतलब थोड़ा थोड़ा करके पतझड़ आता है, इधर आता है उधर हरा भरा रहता है, फिर थोड़े हिस्से में आएगा फिर हरा भरा रहेगा। तो समुद्र के पानी में से एक लोटा पानी निकाल लीजिए तो कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। इसी तरह यहाँ पर इस तरह के जंगल है कि थोड़े हिस्से में ही पतझड़ आता है, बाकी सारा हरा भरा रहता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? सदाबहार वन कहा जाता है। यहाँ पर एक जाति पाई जाती है जो अंडमान की सबसे बड़ी जनजाति है, जिसका नाम है सेम्पेन जनजाति। क्या नाम है? सेम्पेन जनजाति। और भारत की भी सबसे बड़ी जनजाति यहीं पाई जाती है, जिसका नाम है यारवा जनजाति। क्या नाम है? यारवा जनजाति। तो यहाँ पे कौन सी जनजाति पाई जाती है? यारवा जनजाति, जो भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। और यहाँ पे और कौन सी जाति पाई जाती है? सेम्पेन जनजाति पाई जाती है। यहाँ पे एक और जनजाति पाई जाती है जिसका नाम है सेंटलीज जनजाति। क्या नाम है? सेंटलीज जनजाति। ये बहुत ही खतरनाक जनजाति है। ये जो जनजाति है ये बिना कपड़ों के रहते हैं, मतलब कपड़े पहनते ही नहीं है ये। लेकिन अगर इनके पास कोई आदमी जाता है कपड़ा पहन के तो ये उसे जानवर समझ के मार देते हैं। इनकी भाषा बहुत ही अजीब है, मतलब इनकी भाषा को समझ ही नहीं पाता है कोई। और ये क्या करते हैं, ये जो है वहाँ पे लोगों को, मतलब यहाँ पे जा ही नहीं सकता, कोई डेवलपमेंट हो ही नहीं सकता। एक बार मतलब बाढ़ आया था, पूरा एरिया मतलब डूब गया था पानी में, तो सैनिक गए थे इसको मतलब ब्रेड वेड देने, तो इन्होंने उसी पे तीर चला दिया। तो उन्होंने कहा रहने दो, मरने दो इसको, यहाँ पे इन्हें ज़रूरत ही नहीं है रोटी वोटी की। तो यहाँ पे कौन सी जनजाति खतरनाक है? सेंटलीज जनजाति। अब देखिए ये चूंकि बंगाल के करीब है तो यहाँ की लैंग्वेज क्या हो जाएगी? बंगाली। ये बंगाल के करीब है तो यहाँ की लैंग्वेज क्या है? बंगाली है। देखिए अभी आपका अंडमान निकोबार हो गया, अब आते हैं हम लक्षद्वीप पे। ये देखिए ये लक्षद्वीप है, ये क्या है? लक्षद्वीप है। देखिए अब समझिए, लक्षद्वीप जो है, लक्षद्वीप ये मूंगा से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? मूंगा। मूंगा एक जलीय जीव है, ये उससे बना हुआ है। मूंगा जो होता है ये अपने ऊपर से कैल्शियम कार्बोनेट की परत छोड़ता है। किसकी? मूंगा जो होता है ना, वो एक परत छोड़ता है जो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। आपने अंडा का छिलका देखा होगा, वो भी कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। आप उसको पानी में फेंक दीजिए वो कभी खराब नहीं होगा। तो ये जो द्वीप है ये उसी जो मूंगा से ही बना है। मतलब मूंगा इतना इकट्ठा हो गया कि वहाँ पे किसका निर्माण हो गया? द्वीप का निर्माण हो गया। और चूंकि वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना, वो कितना बहुत हार्ड होता है, तो वो उसने किसका रूप ले लिया? द्वीप का रूप ले लिया। लक्षद्वीप जो है वो जो है उसका आकार घोड़े की नाल के आकार का है। कैसा आकार का है? घोड़े के नाल के आकार का। तो लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कावारती। कावारती जो है कहाँ पर है? ये वाला जो हिस्सा है भारत लक्षद्वीप का सबसे ऊपरी मतलब उत्तरी हिस्सा क्या कहलाता है? कावारती। कावारती क्या कहलाता है? कावारती। कावारती यहाँ पर है मिनिकॉय। ये क्या है? मिनिकॉय। मिनिकॉय। और इसके नीचे एक देश आता है जिसका नाम है मालदीव। मालद्वीप। मालदीव देश है जो नीचे है। तो मिनिकॉय और मालदीव को कौन सा चैनल अलग करता है? 8 डिग्री चैनल। मिनिकॉय और मालदीव को कौन सा चैनल अलग करता है? 8 डिग्री चैनल। और मिनिकॉय और कावारती को अलग करता है 9 डिग्री चैनल। यहाँ इसे 9 डिग्री चैनल, इसे 8 डिग्री चैनल। मिनिकॉय और मालदीव को 8 डिग्री, कावारती और मिनिकॉय को 9 डिग्री चैनल अलग करता है। और लिटिल अंडमान और कार निकोबार को 10 डिग्री, मतलब अंडमान और निकोबार को कौन अलग करता है? 10 डिग्री चैनल अलग करता है। तो कावारती को कौन अलग करता है? कावारती मिनिकॉय 9 डिग्री, मिनिकॉय मालदीव 8 डिग्री। देखिए MM आप ऐसे याद कीजिए, MM पहले 8 9 10 आता है ना, 8 9 10, तो MM 8, MK 9, और जो लिटिल अंडमान और कार निकोबार मतलब अंडमान निकोबार को कौन अलग करता है? 10 डिग्री चैनल। देखिए ये किसके करीब है? केरल के करीब है। किसके करीब है? केरल के करीब। तो यहाँ की लैंग्वेज क्या हो जाएगी? मलयालम। यहाँ की लैंग्वेज क्या हो जाएगी? मलयालम। तो दोस्तों आज हम अपना सेशन यहीं समाप्त करते हैं। अब हमने देखिए मैप जो है वो पूरा
पूरा का पूरा पढ़ लिया। अब हमें ज्ञान हो गया है कि कौन सी चीज़ किस जगह पे है। अब हम मेन मैप पे आएंगे। अब जो मैप का मेन हिस्सा है, अब हम धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ते चले जाएंगे। तो आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। दोस्तों, आप लोग क्या कर रहे हैं, जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया है चैनल, उन्होंने लगता है कुछ लोगों ने बेल आइकन नहीं दबाया है। तो आपसे गुजारिश है कि आप बेल आइकन दबाइए और उसमें जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है ऑल नोटिफिकेशन का, उसको ज़रूर क्लिक कीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो उसके जो नोटिफिकेशन है आपको मिल जाए। और आप जब वीडियो देखते हैं तो उसको पूरा देखा कीजिए, क्योंकि जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जो नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।